हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत डिटेल वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू आपके न केवल सीटेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एसटेट बल्कि एसएसबी पीजीटी का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं तो ये वीडियो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स में भी हेल्प करेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे कि हम न्यूरॉन कहते हैं या न्यूरॉन के नाम से जिसे जाना जाता है। इसकी खोज सबसे पहले मशहूर वैज्ञानिक रोमिनो काजल या फिर यहाँ पे देखो लिखा है सेनेटिको रोमिनो काजल ने की थी। इन्होंने इसको 1990 के आरंभिक सालों में खोजा था। अतः तंत्र का वर्णन करने से पहले ये आवश्यक है कि न्यूरॉन और उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में समझा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन्स को कितने भागों में बांटा जाता है। न्यूरॉन को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है न्यूरॉन जिसे कि हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके नर्व इम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड होता है सेनेप्स एंड इट्स फंक्शन एंड फोर्थ होता है न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमॉड्यूलर। मतलब अगर आप न्यूरॉन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो न्यूरॉन्स को स्टडी के पर्पज से ये जो 4 पार्ट्स है इन 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहले न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। उसके बाद नर्व इम्पल्स के बारे में, उसके बाद सिनेप्टिक ट्रांसमिशन और इसके फंक्शंस के बारे में, और सबसे लास्ट में आता है न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए न्यूरॉन जिसे कि नर्व सेल भी कहा जाता है तंत्र की सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके द्वारा विभिन्न तरह के स्टिमुलेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदला जाता है। मतलब न्यूरॉन क्या काम करता है, इसको आप न्यूरॉन्स के काम भी कह सकते हैं कि न्यूरॉन का मेन वर्क होता है स्मॉल स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलना। यही कारण है कि न्यूरॉन को जैविक परास्रावक या बायोलॉजिकल ट्रांसडक्टर भी कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल ट्रांसडक्टर किसे कहा जाता है, तो न्यूरॉन को बायोलॉजिकल ट्रांसडक्टर कहा जाता है। लेफ्राइन्स क्विंस के अनुसार पूरे मानव शरीर के करीब 12.5 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में 12.5 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं जिनमें करीब 10 अरब सिर्फ मस्तिष्क में होते हैं। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था कि हमारे शरीर में कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि 1.5 अरब के करीब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। यहाँ जो नंबर्स लिखा है इस नंबर से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 10 आप यही समझिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10 अरब 12 अरब 15 अरब इस तरह से करके क्वेश्चन के आंसर में देगा। ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स शरीर के किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर मस्तिष्क होगा। अब आगे बात करते हैं। मानव शरीर में न्यूरॉन्स के अलावा कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं जिनका मेन काम जो होता है वो तंत्रिका कोश को जीवित रखना। मतलब नर्व सेल, तंत्रिका कोश का अर्थ होता है नर्व सेल को जीवित रखना और उनको मेंटेन रखना, उनको हेल्दी रखना। इस तरह के कोश को न्यूरोलिया या ग्लिया सेल भी कहा जाता है। ग्लिया सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ख्याल रखिएगा। इस न्यूरॉन का देखो जो ग्लिया सेल होता है इनको न्यूरॉन का आप आर्म भी कह सकते हैं और आप इसको रक्षक भी कह सकते हैं। यहाँ पर रक्षक लिखा है, गृह रक्षक कोश, हाउस कीपिंग सेल भी कहा जाता है। बट मैं कहूँगी कि इसको जैसे आपको अगर आपको एडवर्टीजमेंट याद है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि आपके शरीर की चाहे वो सोप का ऐड हो चाहे आपके हैंड वॉश का ऐड हो, तो क्या करता है कि इसमें दिखाता है कि आपके शरीर की रक्षा करेगा। तो सेम ग्लिया सेल भी वही काम करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ग्लिया सेल को हाउस कीपिंग सेल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ख्याल रखिएगा। ग्लिया सेल को हाउस कीपिंग सेल भी कहा जाता है और ग्लिया सेल हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी रक्षक करता है। एक औसत न्यूरॉन इतना ही जटिल होता है जितना कि एक लघु कंप्यूटर तथा अन्य कोशिकाओं सेल के साथ लगभग 15,000 दैविक फिजिकल कनेक्शन रखते हैं। देखो यहाँ मेन बात ये कह रहा है कि एक न्यूरॉन इतना जटिल होता है कि जितना एक छोटा कंप्यूटर, और यह अन्य जो सेल्स होती हैं, मतलब न्यूरॉन तो मेन हो गया बट कुछ और भी सेल्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्लिया के सेल के बारे में जाना, तो ग्लिया सेल और भी सेल्स जो होती हैं उनके साथ लगभग 15,000 फिजिकल कनेक्शन रखता है। मतलब एक न्यूरॉन अन्य सेल के साथ इतना ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन रखता है।
अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसके फंक्शंस के आधार पर न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब न्यूरॉन का जैसा काम है, जैसे अब पुलिस वाले का काम है कि चोर को पकड़ना, हमारी रक्षा करना, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, लॉयर का काम होता है केस कोर्ट में केस लड़ना, जज का काम होता है उस केस पर सुनवाई करना। तो इसके आधार पे हम लोग उनको उनके काम के आधार पे उनको बांट देते हैं। उसी तरह न्यूरॉन्स को उनके फंक्शंस के आधार पर बांटा जाता है। तो वो सबसे पहला फंक्शन है सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन। सेकंड है मोटर और इफरेंट। अफरेंट इफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेकंड है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन एंड थर्ड होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो सूचनाएं होती हैं उनको सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। मोटर न्यूरॉन सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे मोटर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। और एसोसिएट न्यूरॉन क्या करता है, ये इन लोग के बीच एसोसिएशन स्थापित करता है। तो अब आगे बात करते हैं। देखो ये न्यूरॉन का एक फोटो दिया हुआ है। न्यूरॉन एक नॉर्मल न्यूरॉन इसी तरह से दिखता है। ये होता है इसका केंद्रक, मतलब उसको सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। ये होता है इसका सेल बॉडी, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। ये होता है इसका सेल बॉडी। ये होते हैं इनके डेंड्राइट, जिसको साखिका लिखा है। और ये है एक्सॉन। एक्सॉन इंग्लिश में ही, हिंदी में भी एक्सॉन होता है, इंग्लिश में भी एक्सॉन होता है। तो ये जो केंद्रक है इसको सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नीचे भी देखो लिखा है, नीचे ये डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो देखो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन यहाँ है, इंग्लिश में भी लिखा है। अच्छा नीचे देखो एक्सॉन टर्मिनल्स है। ये जो होता है ये एक्सॉन टर्मिनल्स है। ये मैंने जो ऊपर बताया डेंड्राइट्स वो सही था। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ इंग्लिश में भी दिया है, तो यहाँ पे दिया है ये डेंड्राइट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये सेल बॉडी होता है। ये जो पूरा ये डेंड्राइट्स का ये वाला जो हिस्सा होता है सेल बॉडी होता है। ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, इसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगी। एक्सॉन एज अ सेम, हिंदी में भी एक्सॉन था। अब ये माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे। ये देखो ये चीज ना, ये वाला चीज ये माइलिन शीथ है, ठीक है। अब ये एक्सॉन के टर्मिनल्स है। अब आगे बात करते हैं, इसको हम लोग बटन भी करके बोलते हैं। यही एक न्यूरॉन के और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एसोसिएशन स्थापित करता है और दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा है, डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये दूसरे न्यूरॉन से, मतलब दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है जब यहाँ पे मैच करेगा तो ये उसको सिग्नल भेजेगा और वो उसको सिग्नल को आगे बढ़ाएगा। सेल बॉडी क्या करता है, कंटेन्स द सेल न्यूक्लियस। सेल बॉडी ये जो दिया है ये वाला पार्ट, ये क्या करता है, न्यूक्लियस को कंटेन करता है, मतलब न्यूक्लियस को होल्ड करता है, अपने पास रखता है, आप ये कह सकते हैं। न्यूक्लियस देखो अब यही न्यूक्लियस को होल्ड करता है। अब यही न्यूक्लियस यहाँ पे दिखा रहा है। तो न्यूक्लियस क्या है, कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूरॉन सेल। तो ये आपका जो है ये सेल बॉडी लिखा था। ये सेल बॉडी क्या करता है, कंटेन द सेल न्यूक्लियस। ये मतलब ये चीज जो है ना इसको सेल बॉडी कह रहा है। और ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस को कंटेन करता है। यही बीच में जो है यही न्यूक्लियस है। कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम्स एंड न्यूरॉन सेल, ठीक है। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग द न्यूरॉन सेल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करता है, उसको होल्ड करता है, ठीक है। अब ये आ गया माइलिन शीट। माइलिन शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, माइलिन शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो है ना ये माइलिन शीट है, ये वाला जो है ये माइलिन शीट है। माइलिन शीट क्या करता है, माइलिन शीट लिखा है इंक्लूड्स द एक्सॉन टू हेल्प प्रोटेक्ट न्यूरॉन सेल एंड स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली क्या करता है, न्यूरॉन सेल की स्पीड को बढ़ाता है, मतलब वो जो स्टिमुलेशंस इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट हुए रहे उनको वो स्पीड अप करता है, ट्रांसमिशन को बढ़ाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की स्पीड अप करता है। देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ भी है। और इसके साथ ये क्या करता है, एक्सॉन टू हेल्प प्रोटेक्ट द न्यूरॉन सेल, और ये न्यूरॉन सेल को हेल्प भी करता है। अब यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स की बात करते हैं। टर्मिनेट्स इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन सेल एंड इलेक्ट्रोड सेल्स, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करते हैं, टर्मिनेट्स इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं उनको बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब ये होता है बाहर छोड़ना। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, अब ये छोटा छोटा इस तरह से करके पॉइंट आप ऐसे देख लो, ये इसको रिलीज करता है, ठीक है।
तो ये इसको रिलीज कर रहा है, इसको टर्मिनेट कर रहा है। और वो ऊपर वो क्या था, इधर आओ, ये ऊपर क्या है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये भी उसको, ये देखो, रुको इसको थोड़ा सा बड़ा करने दो, आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो ये क्या कर रहे हैं ना, ये रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये स्टिमुलेशन को रिसीव करके यहाँ से यहाँ से अभी आगे भी होगा, मैं इसको डिस्कस करूँगी, इसको मैंने ऐड किया है, इस तरह से करके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और फिर ये यहाँ से होते हुए देखो कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से होते हुए ये स्टिमुलेशन यहाँ आ रहा है। और फिर यहाँ से ये बढ़ता बढ़ता ये ऐसे बढ़ता हुआ ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से आके इसको क्या कर दिया जा रहा है, इसको रिलीज कर दिया जा रहा है। ये देखो ये चीज़ इसको यहाँ पे रिलीज कर दे रहा है, यही कह रहा है टर्मिनेट द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स एंड सेल एंड इफेक्टर सेल्स। तो जो ये न्यूरॉन क्या करते हैं, एक सेल से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उसको सूचनाएं या फिर आप वो कह सकते हैं स्टिमुलेशन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो दूसरे सेल में जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक अगर आई से कोई संकेत या कोई स्टिमुलस ग्रहण कर रही हैं तो उन वो जो संकेत मिलता है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और वो नर्व इम्पल्स जैसा मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया इस तरह से होते हुए यहाँ तक आता है। और जो न्यूरॉन्स या फिर जो बॉडी के पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ब्रेन का जो पार्ट्स है रिस्पॉन्सिबल है उस सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए कि सामने क्या हो रहा है उसको रिप्लाई करने के लिए, उसको वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और इस तरह से करके इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और इसको कौन ग्रहण करता है, इसको वो जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी पार्ट्स होते हैं या फिर जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, या मोटर न्यूरॉन है चाहे सेंसरी न्यूरॉन है, डिपेंड करता है, तो उसको वो पार्ट्स ग्रहण करते हैं। मुझे लगता है ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, अब हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। कार्य, फंक्शन, अब हम लोग न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, जैसा मैंने बताया, सेंसरी या अफरेंट न्यूरॉन, मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन की। सेंसरी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग या रिसेप्टर या फिर सेंस ऑर्गन से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचता है। जैसे मैंने बताया कि सपोज आइज कोई सिग्नल्स रिसीव कर रही हैं तो उसको न्यूरॉन्स के द्वारा ग्रहण करके उसको मस्तिष्क यहाँ पे, जैसे मैंने ब्रेन बोला, और फिर जो भी पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की भी बात हो रहा है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी दिया, यदि कोई व्यक्ति एक फूल को देखता है तो फूल देखने से उत्पन्न नर्व इम्पल्स आँख के विशेष न्यूरॉन द्वारा मस्तिष्क के एक खास भाग में पहुंचता है, जिससे व्यक्ति फूल का परसेप्शन करता है, उसका प्रत्यक्षण करता है। इस विशेष न्यूरॉन को संवेदी न्यूरॉन कहा जाता है। तो मैंने जो ऊपर में जो डिस्कस किया उसी की बात यहाँ पे हो रही है, मुझे लगता है अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब सेकंड बात करते हैं इफरेंट न्यूरॉन की। इफरेंट न्यूरॉन को ही मोटर न्यूरॉन कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इफरेंट न्यूरॉन या फिर गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से इफेक्टर अर्थात मांसपेशियों या ग्रंथि तक पहुंचाता है। मतलब हमारे ब्रेन तक सूचनाएं पहुंची, मान लो ये थोड़ा सा गंदा स्ट्रक्चर बन रहा है ब्रेन का, ठीक है। तो पहले एक आँख, हमारी ये आँख हो गई, सपोज ये किसको कोई सिग्नल मिला, ये कोई सिग्नल है, कोई स्टिमुलस है, या फिर यहाँ पेड़ बना दो, मान लो आँखों ने पेड़ को देखा, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही है, ये न्यूरॉन से यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कन्वर्ट हुई। अब ये न्यूरॉन, ये जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक गई, इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया नर्व इम्पल्स में। अब ये ब्रेन से गई, अब ब्रेन से बॉडी के पार्ट में किस पार्ट को, जैसे कि अब देखने के बाद कैसा रिएक्शन देना है, हाथ चलाना है, पैर चलाना है, पीछे मुड़ जाना है, क्या करना है, ये न्यूरॉन, ये जो नर्व इम्पल्स बैक टू आया, ये कहाँ जा रहा है, ये मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच रहा है। यहाँ पे लिखा है मांसपेशियों या ग्रंथि तक पहुँचता है, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया कर पाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, जैसे फूल देखकर उसे तोड़ने की अनुक्रिया इसलिए हो पाती है क्योंकि फूल तोड़ने की
आज्ञा मस्तिष्क से विशेष तंत्रिका आवेग के सहारे हाथ तक एक विशेष न्यूरॉन द्वारा पहुंचाया जाता है। इस विशेष न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि ये दोनों न्यूरॉन सेपरेट काम नहीं कर रहे हैं। एक न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है और ब्रेन से इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंच रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन की। एसोसिएशन न्यूरॉन केवल मस्तिष्क तथा सुषुम्ना ही पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि एसोसिएटिव न्यूरॉन केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं। एसोसिएशन न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिनके द्वारा सेंसरी न्यूरॉन द्वारा लाए गए नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके मोटर न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है। तो आपको समझ में आया कि कैसे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू लाए गए जो इन्फॉर्मेशन होती है मोटर न्यूरॉन तक पहुंचता है और पर्सन अनुक्रिया करता है। तो वो जो एक की पॉइंट है, वो जो एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ता है, वो है एसोसिएट न्यूरॉन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस तरह के एसोसिएट न्यूरॉन का मुख्य कार्य संवेदी न्यूरॉन तथा गतिवाही न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच एक संबंध या एसोसिएशन स्थापित करना होता है। मुझे लगता है आपको ये न्यूरॉन वाला पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे न्यूरॉन दिखते कैसे हैं एक्चुअल में। तो ये है, देखो, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन इस तरह से दिखता है। अभी देखो यहाँ जो दिख रहा है ना, इसके पीछे भी बहुत, जैसे आपने ये देखा इसका न्यूक्ली यहाँ है, यहाँ इसका डेंड्राइट, यहाँ इसका डेंड्राइट है, यहाँ इसके एक्सॉन्स है। तो इसके पीछे भी रीज़न है कि ऐसा क्यों दिखता है, मैं अभी डिस्कस करूँगी। मोटर न्यूरॉन देखो ऐसा दिखता है। मोटर न्यूरॉन का जो केंद्रक है, जो न्यूक्ली होता है, वो ऊपर की तरफ होता है। उसके डेंड्राइट इस तरह से दिखते हैं। माइलिन शीट जैसा भी मैंने ऊपर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया रहा, ये एज इट इज़ वैसे दिखता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब देखो ये जो है रिले न्यूरॉन या फिर इंटरनल न्यूरॉन, यही एसोसिएटिव न्यूरॉन है। यही इंफॉर्मेशन ग्रहण करता है और दूसरे में इंफॉर्मेशन छोड़ देता है। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, इसमें माइलिन शीट नहीं दिया हुआ है। ये जो माइलिन शीट दिया है ना यहाँ पे इसमें देखो नहीं दिया है। अब इसका क्या है मैं इसको भी डिस्कस करूँगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एसोसिएशन न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। इसके बाद ये भी देखो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है मल्टीपोलर, बाईपोलर और मोनोपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन किसे कहते हैं, बाईपोलर किसे कहते हैं और मोनोपोलर किसे कहते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो अब बात करते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन की। एसोसिएशन न्यूरॉन साहचर्य न्यूरॉन जिसे कि हम कहते हैं केवल मस्तिष्क और सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं। एसोसिएशन न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए नर्व इम्पल्स को ग्रहण करके मोटर न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है। ये भी आपको क्लियर हो चुका है। इस तरह के न्यूरॉन से एसोसिएशन का मुख्य कार्य सेंसरी न्यूरॉन तथा मोटर न्यूरॉन के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन और मोनोपोलर न्यूरॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन की। मल्टीपोलर न्यूरॉन वैसे नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स को कहा जाता है जिसमें डेंड्राइट्स की संख्या अधिक होती है और एक ही एक्सॉन होता है। रीढ़धारी प्राणी के मस्तिष्क में अधिकतर न्यूरॉन मल्टीपोलर ही होते हैं। मतलब रीढ़धारी मतलब जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, उनके ब्रेन में के अधिकतर न्यूरॉन, उनके ब्रेन के अधिकतर न्यूरॉन कह रहा है, मतलब उनके ब्रेन में अधिकतर मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बाईपोलर न्यूरॉन की। बाईपोलर न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन के कहा जाता है जिसमें न्यूरॉन के एक तरफ डेंड्राइट और दूसरी तरफ एक ही एक्सॉन होता है। यहाँ पे एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह का न्यूरॉन अधिकतर रेटिनल और ऑल्फैक्टरी सिस्टम में पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि बाईपोलर न्यूरॉन में एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है और ये मोस्टली रेटिना और ऑल्फैक्टरी सिस्टम में पाया जाता है। जबकि मल्टीपोलर न्यूरॉन वो प्राणी जो कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है या जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, उनके ब्रेन में अधिकतर पाया जाता है, या फिर ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड। वैसे प्राणी हम मनुष्य आप कह सकते हैं, और आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी जानवर होते हैं उनमें स्पाइनल कॉर्ड होती ही है, तो उनके ब्रेन में अधिकतर मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मेन काम क्या होता है, वो नर्व सेल्स को ऐसे नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहा जाता है जिनमें डेंड्राइट की संख्या अधिक होती है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं और एक्सॉन उनको आगे की तरफ टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मोनोपोलर न्यूरॉन की। इसके पहले हम लोगों ने मल्टीपोलर न्यूरॉन डिस्कस कर लिया, बाईपोलर न्यूरॉन डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस कर रहे हैं
मोनोपोलर न्यूरॉन की। यह एक ऐसा न्यूरॉन होता है जिसमें एक ही शाखा, एक ही ब्रांच होता है, जिसमें सामान्यतः एक्सॉन समझा जाता है। मतलब जो ब्रांच होता है, जो शाखा होती है, उसे अधिकतर एक्सॉन ही समझा जाता है। तो सेल बॉडी से निकलने के बाद दो दिशाओं में, ये जो एक्सॉन होते हैं ये सेल बॉडी से निकलने के बाद दो दिशा में चले जाते हैं, जिसका एक छोर रिपिटेटिव पोल कहा जाता है, दूसरा छोर आउट पोल कहा जाता है। रिपिटेटिव लिखा है, रिसेप्टिव पोल कहा जाता है। मतलब ये जो मोनोपोलर न्यूरॉन है उनके एक छोर को रिसेप्टिव पोल कहा कहते हैं और दूसरे छोर को आउट पोल कहते हैं। एक सेल को रिसेप्टिव पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नर्व इम्पल्स को ग्रहण करते हैं और दूसरे छोर जिसे आउट पोल कहते हैं उसमें उसके थ्रू उसको रिलीज कर दिया जाता है। आज के वीडियो में मैंने न्यूरॉन्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये देखो बेसिक न्यूरॉन टाइप दिया गया है। तो पहले आप इनके इमेजेस को देख लीजिए, जैसे कि ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन्स हैं, ये इसका न्यूक्ली है, ये मेन केंद्रक जिसे केंद्रक कहा जाता है, और ये इसकी सेल बॉडी वगैरह। तो ये है बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें एक डेंड्राइट और एक, यहाँ पे इसको हम लोग देखते चलेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें न्यूरॉन के एक तरफ एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक ही ब्रांच दिया है डेंड्राइट्स का और एक ही ब्रांच दिया है एक्सॉन्स का। ठीक है, ये है अपना बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दिया गया यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन यानी मोनोपोलर न्यूरॉन भी कहा जाता है। यूनिपोलर न्यूरॉन सिंगल न्यूरॉन है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये इसका जो न्यूक्ली है वो थोड़ा सा इधर की तरफ निकला हुआ है और इसमें भी एक ही डेंड्राइट और एक ही वो दिया गया है, एक्सॉन टर्मिनल्स दिया गया है। ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें कि काफ़ी सारे डेंड्राइट्स देख सकते हैं आप, और इसका केंद्रक तो एक ही है बट इसके एक्सॉन्स भी काफ़ी सारे हैं जैसा उसमें बताया गया था। और ये है पिरामिडल सेल। ठीक है, तो ये इमेज देख के मैंने जो भी आपको ऊपर डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने न्यूरॉन को उसके विस्तारीय आकार के आधार पर दो भागों में बांटा है, जिसे कि स्मॉल नर्व सेल तथा लार्ज नर्व सेल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लघु तंत्रिका कोश यानी स्मॉल नर्व सेल की डायमीटर काफ़ी छोटा यानी कि 10 UM तक का होता है, जबकि लॉन्ग नर्व सेल का परिधि 100 UM तक का होता है। मस्तिष्क का प्रत्येक क्षेत्र इन दोनों तरह के न्यूरॉन अर्थात छोटे और बड़े न्यूरॉन से, मतलब मस्तिष्क के हर एक पार्ट में ये दोनों तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये सभी न्यूरॉन्स आपस में समन्वित होकर मतलब एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। इसी समन्वय का परिणाम कि व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर पाता है। कैसे कर पाता है मैंने इसको डिस्कस किया। जहाँ तक न्यूरॉन की संरचना तथा उनके कार्य का प्रश्न है ये अभी भी स्पष्ट नहीं है और इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैंने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर फंक्शंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो संडे को आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो में मैंने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया है। खास करके हम लोगों ने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के ऊपर ध्यान दिया है। बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर और डिफरेंट टाइप्स की यूनिपोलर टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। आगे का वीडियो भी इससे ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो संडे को आएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ही रिलेटेड बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए उसको डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। आपका क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग इसे और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।